जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, हम फालसी पढ़ रहे थे और फालसीज में हमने बहुत सारी फालसी पढ़ लिया था। युक्ति दोष होता है फालसी का मतलब हिंदी में, तो हमने बहुत सारी पढ़ ली थी, लगभग 13-14 पढ़ लिया था। और उसमें बहुत सारी थी जिनको मैंने विद एग्जाम्पल समझाया था और कुछ फालसी थी जिनको मैंने विदाउट एग्जाम्पल समझाया था। क्योंकि देखो, हमें सबसे मेनली पढ़ना है पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहाँ से किस टाइप का बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना अच्छे से। ठीक है ना। तो हमने कल बहुत सारी फालसीज को पढ़ लिया था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी पूरी कोशिश की थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, अगली फालसी है फालसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछना जिसमें दोनों अर्थ निकलते हों। ठीक है, दोनों अर्थ का मतलब यदि आपने हाँ कर दिया तो भी कुटाई, ना कर दिया तो भी कुटाई। जैसे, क्या आपने चोरी करना बंद कर दिया? ठीक है, क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया? आप बोलोगे यस, मतलब पहले चोरी करते थे आप, फिर कुटाई। आपने बोल दिया नहीं, मतलब अभी भी चोरी कर रहे हो, फिर कुटाई। क्या आपने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया? मतलब आप बोलोगे यस, तो मतलब आप पहले बात करते थे, फिर कुटाई। आप बोलोगे कि नो, मतलब अभी भी बात करते हो, फिर कुटाई। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें जिसमें आप कंफ्यूज में हो जाते हो कि मैं हाँ में आंसर दूं कि ना में आंसर दूं। क्योंकि इसमें आपका जो फ्यूचर होता है ना, वो दोनों साइड नेगेटिव दिखता है कि भाई मैं हाँ में दिया तो भी मेरी कुटाई और ना में दिया तो भी मेरी कुटाई। तो आप इसमें क्या होता है, कंफ्यूज वाली स्थिति में रहते हो कि मैं हाँ में आंसर दूं या ना में दूं। यहाँ पर है वो बुक, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फालसी। नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, कठिन कंडीशन है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है कि मैं यहाँ पर आंसर क्या दूं। उसके बाद में आता है पैटेट्यूड प्रिंसिपल, पैटेट्यूड प्रिंसिपल फालसी। इसमें किसी तर्क वाक्य के समकक्ष तर्क वाक्यों से निष्कर्ष को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी तर्क वाक्य के समकक्ष तर्क वाक्य से निष्कर्ष को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात देखो, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो इसको। पेटिट्यूड जो फालसी है, इसको हत्या करना नैतिक रूप से अनुचित है, गर्भपात करवाना भी हत्या है, इसलिए गर्भपात करवाना नैतिक रूप से अनुचित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वाक्य के आधार पर हम दूसरे वाक्य के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। जैसे हत्या करना नैतिक रूप से अनुचित है, मतलब हत्या करना नैतिक रूप से गलत है। गर्भपात करना भी एक हत्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि गर्भपात करवाना भी एक क्या है, नैतिक रूप से अनुचित है। कह सकते हैं, बिल्कुल जायज सी बात है कि हत्या करना नैतिक रूप से गलत है, नैतिक रूप से कानूनी रूप से हत्या करना बिल्कुल गलत है। गर्भपात करवाना भी गलत है, इसलिए गर्भपात करवाना क्या है, नैतिक रूप से अनुचित है। गर्भपात करवाना नैतिक रूप से गलत है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। इस वाले स्टेटमेंट के बेस पर ये स्टेटमेंट और फिर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हत्या करना नैतिक रूप से अनुचित है। देखो, मैं दोबारा से एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ो। इसमें किसी तर्क वाक्य के समकक्ष तर्क वाक्यों से निष्कर्ष को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी तर्क वाक्य के समकक्ष तर्क वाक्य से निष्कर्ष को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक तर्क वाक्य है, उस तर्क वाक्य के बेस पर किसी दूसरे तर्क वाक्य को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो दोनों तर्क वाक्य हैं वो क्या है, लगभग एक दूसरे के समान है, लगभग एक दूसरे के समकक्ष हैं। जैसे हत्या करना नैतिक रूप से अनुचित है, गर्भपात करना भी हत्या है। तो ये दोनों क्या है, दोनों जो सेंटेंस है वो क्या है, लगभग एक तरीके से बराबर है कि हत्या करना गलत है, गर्भपात करवाना भी गलत है। तो दोनों क्या है, लगभग बराबर सेंटेंस है। ये दोनों का जो मीनिंग है वो एक तरीके से सेम निकल रहा है कि हत्या करना नैतिक रूप से गलत है, गर्भपात करना भी एक हत्या है। तो दोनों में हत्या शब्द इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए गर्भपात करवाना नैतिक रूप से अनुचित है, नैतिक रूप से गलत है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टोमैन फालसी, इसको मैंने आपको कल एक सीधे से शब्दों में बताया था। स्टोमैन फालसी आपको वहां पर देखने को मिलेगी जहां पर आपको कंट्रोवर्सी की कंडीशन देखने को मिले, जहां पर आपको
तर्क वितर्क या आपको जहां पर विवाद की स्थिति देखने को मिले, यदि कुछ ऐसे स्टेटमेंट जहां पर आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, यहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, ये तर्क वाक्य वाद विवाद से संबंधित हो सकते हैं, कंट्रोवर्सी से संबंधित हो सकते हैं, राजनीतिक बहस से संबंधित हो सकते हैं, तो वहां पर आप अपनी आंखों को बंद करके डायरेक्टली स्ट्रोमैन फॉल्सी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए मारना नहीं चाहिए। अब यहां पर आपको कंट्रोवर्सी नजर आ रही है कि भाई स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए मारना नहीं चाहिए, मतलब यहां पर आप कंट्रोवर्सी कर सकते हो, आप यहां पर तर्क वितर्क कर सकते हो। मैंने बोला आपको कि स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए मारना नहीं चाहिए। आप बोलोगे तो सर फिर क्या हम अपने बच्चों को बिगाड़ें? यदि वो नहीं माने कोई बात तो हमें पीटना भी पड़ता है। यदि हम बिल्कुल ही नहीं पीटेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों के मन में डर होना चाहिए। आप इस तरीके से मेरे साथ तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है ना। यहां पर आप क्या तर्क वितर्क करेंगे? मैंने बोल दिया कि बच्चों को स्कूल में अनुशासन सिखाने के लिए पीटना नहीं चाहिए, तो अब आप क्या बात बोलोगे? आप बोलोगे कि सर आप बच्चों के मन में डर बिठाओ किसी भी तरीके से। जब तक बच्चों के मन में डर नहीं होगा तब तक वो अच्छे से अनुशासन नहीं सीख पाएंगे। यदि हम बच्चों के मन में डर ही नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो अनुशासनहीन हो जाएंगे। आप हमारे बच्चों को अनुशासन युक्त कैंडिडेट नहीं बनाना चाहते, आप हमारे बच्चों को अनुशासनहीन बनाना चाहते हैं। बच्चे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वो हमारी बातों से नहीं मानते, हमें उनको पीट कर अनुशासन सिखाना होता है बहुत सारी बार। तो ये आप क्या करोगे? मेरे साथ कंट्रोवर्सी करोगे, तर्क वितर्क करोगे, मेरी बात का खंडन करोगे आप। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे, जहां पर आपके तर्क का खंडन किया जा रहा हो, जहां पर आपकी बात का विरोध किया जा रहा हो, तो उसको आप क्या कहोगे मेरे प्यारे लाडलो? कंट्रोवर्सी फालसी कहोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यह फालसी एक मानसिक भ्रम है, मेंटली डिसऑर्डर से संबंध रखता है। इसका उपयोग टीवी डायबिटीज में भी किया जाता है। ठीक है, जो स्ट्रोमैन फॉल्सी है ना, वो क्या एक मानसिक भ्रम है, दिमाग का भ्रम है। जैसे ये एक भ्रम ही है कि स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए मारना नहीं चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, अब हमारे मन में भ्रम क्या बैठा हुआ है कि बच्चों को जब तक मारोगे नहीं तब तक वो अनुशासन नहीं सीखेंगे। बच्चों के मन में जब तक आप डर नहीं डालोगे तब तक वो अनुशासन नहीं सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आंखों का डर ही रखते हैं। पापा ने जैसे आई टू आई कांटेक्ट किया तुरंत साइलेंट, कि पापा गुस्से में डांटेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कितना ही कूट लो पीट लो, कितना ही स्कूल में कुटवा लो, खुद कूट लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भ्रम क्या है? यहाँ पर भ्रम यह है कि बहुत सारे बच्चे पीटने से बिगड़ जाते हैं, उनको पिटने की आदत पड़ जाती है, फिर वो बिना पिटे हुए कोई काम नहीं करते। छोटी मोटी पिटाई उनके कोई असर नहीं पड़ डालती, 5-7 थप्पड़ तो उनके नॉर्मल हो गए। अरे यार चल, कोई बोला, पापा गुस्से में बोले, लो दे लो थप्पड़, ये लो। जैसे स्कूल में नहीं होते कई बच्चे, कब नंबर आए तुरंत खड़े होकर हाथ निकाल लेते हैं, डंडे, टीचर ने 5 डंडे लगाए, चुपचाप बैठ गए, कोई फर्क नहीं, फिर भी वो 0 नंबर ही लेके आएंगे, फिर भी 0 लेके आएंगे, चाहे उनको कितना पीट लो। 2 घंटे मुर्गे बना लो, खूब राउंड लगा लो, लड़कियों के ऊपर हाथ करवा लो, ऊपर बैग रखवा लो, पीट लो, कूट लो, कुछ भी कर लो, 0 लाएंगे वो, लास्ट तक भी 0 लाएंगे, फेल हो जाएंगे, दोबारा से स्कूल में आ जाएंगे, फिर से पिटाई खाएंगे, बेइज्जती सहेंगे, लेकिन 0 से ऊपर नंबर नहीं लेके आएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कभी नहीं पिटते, ना घर वाले उनको कभी पढ़ने के लिए कहते, ना कभी उनको टीचर पढ़ने के लिए कहते, लेकिन वो बहुत टॉप स्कोर करते हैं बिना पिटे हुए। तो ये क्या है? एक कंट्रोवर्सी की कंडीशन है। क्या कंट्रोवर्सी की कंडीशन है? यहाँ पर आप तर्क वितर्क कर सकते हो, यहाँ पर आप आपस में बहस कर सकते हो, आप यहाँ पर जिद बहस कर सकते हो, अपना मन की जो बढ़ास है उसको मेट सकते हो जिद बहस करके। इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमैन फॉल्सी कहते हैं। टीवी और डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके इस फॉल्सी का प्रयोग किया जाता है। ट्राइबल रीजन फॉल्सी क्या होती है कि इसमें एक कारण दिया जाता है। क्या किया जाता है? कारण दिया जाता है। देखो, ट्राइबल रीजन फॉल्सी, ट्राइबल रीजन फॉल्सी एक कारण है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, रीजन का मतलब होता है कारण। तो फॉल्सी ऑफ ट्राइबल रीजन, तो ट्राइबल रीजन फॉल्सी क्या है? एक कारण है जो एक निष्कर्ष के समर्थन में दिया जाता है।
जो निष्कर्ष की सच्चाई और असत्य को स्थापित करने में महत्वहीन है। क्या महत्वहीन है? महत्वहीन का मतलब है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको कितना पीट लो तो भी कोई फर्क नहीं, मत पीटो तो भी कोई फर्क नहीं, ठीक है। उनको प्यार से समझाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीट के समझाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां पर मैं इसको एक अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ट्राइबल रीजन, देखो रीजन का मतलब होता है एक कारण। अब मैंने आपको कोई बात बोली, ठीक है, मैंने आपको बोला, मैंने आपको कोई स्टेटमेंट दिया, आपको मैंने कोई तर्क दे दिया, ठीक है, मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, कोई भी XYZ स्टेटमेंट बोल दिया मैंने, और मैंने उसका कारण बताया कि भाई ये इस कारण से है। अब मैंने जो स्टेटमेंट का कारण बताया था ना, यदि वो कारण ऐसा हो कि वो ना तो सही डिसाइड कर पा रहा और ना ही गलत डिसाइड कर पा रहा, वो कंफ्यूज की स्थिति में आ गया, वो जो कारण है ना वो उस स्टेटमेंट को ना तो सही प्रूव कर पा रहा और ना ही गलत प्रूव कर पा रहा, लेकिन वो कारण स्टेटमेंट से संबंधित है, तो उसको आप क्या कहोगी? ट्राइबल रीजन फाल्सी है। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन बोला था स्ट्रोमैन फाल्सी के अंदर कि स्कूल में बच्चों को नहीं मारना, अनुशासन सिखाने के लिए नहीं मारना चाहिए, ठीक है, बच्चों को स्कूल में अनुशासन सिखाने के लिए मारना नहीं चाहिए, ये एक तर्क था। उसका मैंने कारण दिया। अब मैं कारण ध्यान से सुना, मैंने क्या दिया कि बच्चों को स्कूल में नहीं पीटोगे तो उनके मन में डर नहीं रहेगा, जब तक बच्चों के मन में टीचर का डर नहीं रहेगा तब तक बच्चे सुधरेंगे नहीं, बच्चे अच्छा अनुशासन नहीं सीखेंगे। लेकिन जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटना शुरू कर दोगे, बच्चों को पीटने लग जाओगे, तो बच्चों के मन में एक साइकोलॉजी बन जाएगी, पिटेंगे तो हटाओ, पीट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करेगा, वो बिगड़ेंगे। और तो मैंने शुरू की बात में तो क्या बोला कि बच्चों के मन में जब तक डर नहीं होगा तब तक वो अच्छे से अनुशासन नहीं करेंगे, वो एक अनुशासन वाले बच्चे नहीं बनेंगे। तो यहाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने उस तर्क का पक्ष कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने बोल दिया कि नहीं यार, बच्चों को जरूरी भी नहीं है पीटना, बहुत सारे बच्चे बिना पीटे हुए इतने समझदार होते हैं, इतने अनुशासन वाले होते हैं, वो कभी नहीं पीटते, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा अनुशासन वाले बच्चे होते हैं। और पीटने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है, उनके मन में ये साइकोलॉजी बन जाती है कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पीट लेगा, इससे ज़्यादा तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। अब आप खुद कंफ्यूज हो गए कि बच्चों को पीटूं कि नहीं पीटूं, बच्चों को पीटूं कि नहीं पीटूं। तो ये क्या है, ट्राइबल रीजन फाल्सी है। जैसे हम घर पर झगड़ा करते हैं, ठीक है, मम्मी हमें पूरे दिन भर डराती रहती है, शाम को पापा को आने दो, फिर पापा को बताऊंगी, उनसे पिटवाऊंगी मैं, ठीक है। मम्मी सारी सारी बातें पापा को कह देती है, बच्चे बिगड़ गए, ध्यान नहीं रखते तुम, और वो नहीं करते वो नहीं करते, पापा गुस्से में, फिर पापा पीटने के लिए तैयार होते हैं, फिर मम्मी जाके और बच्चों के पास खड़ी हो जाती है, नहीं बच्चों को नहीं पीटोगे आप। ये क्या है, ट्राइबल रीजन फाल्सी है कि पापा को मम्मी ने कह दिया कि पीट, आज मैं बच्चों को पीटू, आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप उनको संभाल नहीं रहे हो, आपका कोई डर नहीं है बच्चों के अंदर, बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब पापा को मम्मी कह रही है कि बच्चों को पीटो, लेकिन जब पापा पीटने के लिए आ रहे हैं तो मम्मी बच्चों के पास जाके खड़ी हो जाएगी, नहीं बच्चों को नहीं पीटोगे आप, बच्चों के हाथ नहीं लगाओगे आप। तो पापा कंफ्यूज हो गए कि मैं अब पीटूं या छोड़ूं। तो ये क्या है, ट्राइबल रीजन फाल्सी है। तो हमारी सबकी मम्मियों को ट्राइबल रीजन फाल्सी के बारे में बहुत पहले से पता है, उनको ये नहीं पता हो कि ये एक फाल्सी है, लेकिन उनको पता है इसके बारे में, तभी वो ऐसी एक्टिविटी करती हैं, ये आप खुद भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये है ट्राइबल रीजन फाल्सी। जैसे अजय ने बोला कि टमाटर फल है सब्जी नहीं, टॉम ने बोला टमाटर फल नहीं हो सकते, पेड़ों पर नहीं उगते हैं। तो भाई टमाटर फल है सब्जी नहीं, जब सपोज दैट मैंने हमने इस बात को सही मान लिया कि टमाटर फल है, वो एक सब्जी नहीं है, मान लो इसको सही मान लिया, लेकिन उसका रीजन क्या दिया जा रहा है कि टमाटर फल नहीं हो सकते, वे पेड़ों पर नहीं उगते। भाई टमाटर पेड़ों के नहीं उगते, कहाँ पर उगते हैं, पेड़ों के तो उगते हैं टमाटर। और क्या ये वाली जो बात है ना, ये वाला जो कारण है, क्या ये इस स्टेटमेंट को सिद्ध कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज की स्थिति में डाल रहा है। यहाँ पर ये क्या है, ट्राइबल रीजन फाल्सी है कि ये जो नीचे का जो रीजन है ना, वो टमाटर फल है सब्जी नहीं, इसको सही ढंग से प्रूफ नहीं कर पा रहा है।
ये ट्राइबल रीजन फालसी होता है। उसके बाद में होता है कॉन्ट्रोडिक्शन फालसी। यह फालसी उस स्थिति में होता है जब वाक्य स्वयं में ही विरोधाभास की स्थिति में हो। स्वयं में विरोधाभास की स्थिति में है। विरोधाभासी का मतलब होता है विरोध की स्थिति में, स्टार्टिंग से विरोध की स्थिति में। एक संक्षिप्त में निबंध लिखो और उसमें कम से कम 200 पेज होने चाहिए। जहां एक और संक्षिप्त में निबंध लिखने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर 200 से कम शब्द नहीं होने की बात की जा रही है। ध्यान रखना, यहां पर 200 शब्द करो, पेज नहीं, 200 शब्द। अब देखो कंट्रोवर्सी फालसी में क्या होता है कि यहां पर उस तर्क वाक्य के अंदर विरोध की बात की जाती है। जो वो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट के अंदर विरोध की बात हो रही है कि आप एक संक्षिप्त में निबंध लिखो। संक्षिप्त का मतलब है आप बिल्कुल एक छोटा सा निबंध लिखो, बिल्कुल शॉर्ट में निबंध लिखो, और उसमें कम से कम 200 शब्द होने चाहिए। तो भाई जिस निबंध में 200 शब्द होते हैं वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा निबंध होता है। तो यहां पर तो क्या बात की जा रही है, बड़े निबंध की बात की जा रही है, और यहां पर संक्षिप्त होने की बात की जा रही है, छोटा होने की बात की जा रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है, लेकिन यहां पर बड़ा निबंध लिखने की बात की जा रही है, 200 से अधिक शब्द लिखने की बात की जा रही है। 200 से अधिक शब्द वाला निबंध बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहां पर छोटे लिखने की बात की जा रही है। बच्चे कंफ्यूज हैं, छोटा लिखें या बड़ा लिखें। ये है कंट्रोवर्सी फालसी। यहां पर तर्क वाक्य ही क्या है, विरोध की स्थिति में है। क्या है, तर्क वाक्य विरोधाभास की स्थिति में है। वहां पर कंफ्यूज हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, छोड़ूं या करूं, छोड़ूं या करूं, क्या करूं। विरोधाभास, यहीं पर विरोध पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहीं पर विरोध पैदा हो रहा है। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक नया एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं। एक संक्षिप्त में निबंध लिखो और उसमें कम से कम 200 पेज होने चाहिए। जैसे आप एक सस्ती कार खरीद लो, ठीक है, आप एक सस्ती कार खरीद लो, लेकिन वो कार बहुत गजब की होनी चाहिए, उसमें ऑटोमेटिक फीचर होने चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि आप एक कार खरीद लो, आप एक सस्ती कार खरीद लो। मैंने आपको बोला, दोबारा से ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि एक सस्ती कार खरीद लो, लेकिन उसमें सारे सारे ऑटोमेटिकली टेस्ला जैसे फीचर होने चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सस्ती कार खरीद लो, एक सस्ती कार खरीदने की बात की जा रही है, लेकिन उसमें सारे सारे ऑटोमेटिक टेस्ला जैसे सिस्टम होने चाहिए। अब टेस्ला की गाड़ियां तो करोड़ों में मिलती हैं, सस्ती मिलती नहीं है। टेस्ला की गाड़ी की तो कीमत ही करोड़ से स्टार्ट होती है। तो मैं स्टार्ट में क्या बोला कि आपको एक सस्ती कार खरीद लेनी चाहिए जिसमें सारे सारे फीचर टेस्ला जैसे होने चाहिए। तो सस्ती कार खरीदने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं टेस्ला जैसी कार की बात कर रहा हूँ जिसकी कीमत करोड़ों में है, मतलब बहुत महंगी कार की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, भाई सस्ती भी खरीदूँ तो टेस्ला जैसी भी खरीदूँ, कैसे हो पाएगा ये। सस्ती कार, उसमें टेस्ला जैसे फीचर कैसे आएंगे, और टेस्ला जैसे फीचर वाली कार सस्ती कैसे आएगी, कंफ्यूज। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रोडिक्शन फॉल्सी कहेंगे। ठीक, तो फॉल्सी ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन ये होता है, विरोधाभासी फॉल्सी भी कह सकते हैं इसको। तो कॉन्ट्रोडिक्शन फॉल्सी क्या होता है, जहां पर उस तर्क वाक्य के अंदर ही विरोध की स्थिति नजर आ रही है आपको। ध्वनि स्थायी है क्योंकि यह जार की तरह एक उत्पाद है। ध्वनि स्थायी है और यह जार की तरह एक उत्पाद है, परस्पर विरोधी बात है। भाई ध्वनि स्थायी हो ही नहीं सकती और ये जार की तरह उत्पाद है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों की दोनों एक दूसरे की विरोधी स्थिति है, आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्शन होगा। अब स्लीपर स्लोप फॉल्सी। इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती, कुछ चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं और महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, इसलिए इसे हॉस्पिटल में घटिया गुणवत्ता स्तर का उपचार होता है। तो इसको आप बोलोगे स्लिपरी स्लोप फॉल्सी, कि इस हॉस्पिटल में कुछ नर्स सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते, कुछ चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं और महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल में घटिया गुणवत्ता का उपचार होता है। देखो ये एज इट इज एग्जाम्पल पूछा था ये, ठीक है, एज इट इज ऐसे कैसे एग्जाम्पल पूछा था, शायद 2019 वाले पेपर में पूछा था ये, 2020 जून 2020 नहीं 19 वाले पेपर में पूछा था, बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन, वहीं से मैंने इसको उठाया। तो ये है स्लिपरी स्लोप फॉल्सी का एग्जाम्पल, ठीक है ना।
और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सारी चीज़ों को लेकर, 20 फॉल से समझा दिया मैंने। तो ऐसा एग्जाम्पल आता है तो उसको आप स्लिपरी स्लोप फॉल्स ही कहेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं निगमनात्मक हेत्वाभास 21वीं। सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांतपरक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जाता है। सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांतपरक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जाता है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर, मतलब सार्वभौमिक तर्क वाक्य से किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, दृष्टांतपरक आधार वाक्य तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो निगमनात्मक हेत्वाभास क्या होगा कि सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांतपरक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जाना ही निगमनात्मक हेत्वाभास होता है। अर्थात तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, निगमनात्मक हेत्वाभास कहलाता है। यदि वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा, सूखा समाप्त हो गया अतः बरसात हुई है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक कथन है, यूनिवर्सल कथन है। इनसे क्या कर रहे हैं, हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यदि बरसात होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा, सूखा समाप्त हो गया अतः बरसात हुई है। तो हम एक दो तर्क वाक्यों के आधार पर हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। ये क्या है, निश्चित निष्कर्ष है यहाँ पर, और ये क्या है, तर्क वाक्य है, आधार वाक्य है यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक या एक से अधिक आधार वाक्यों से एक निश्चित निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, एक निश्चित निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे हैं। अब कुछ वैसे ही स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस पॉइंट है ये, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। देखो ये जो मैं स्टेटमेंट ये जितने बताने वाला हूँ आपको, ये वन लाइनर टाइप के, ये सारे के सारे वो हैं जो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड हैं और जो पुराने पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये पुराने पेपर में आ चुके हैं। वैशेषिक स्कूल आध्यात्मिक पदार्थों, आत्मा और भगवान की वास्तविकता और क्रम के नियमों को स्वीकार करता है। जो वैशेषिक स्कूल होता है वो आध्यात्मिक पदार्थों, आत्मा और भगवान की वास्तविकता और क्रम के नियमों को स्वीकार करता है। यह भौतिकवाद नहीं है बल्कि परमाणुवाद है। ठीक है, जो वैशेषिक स्कूल होता है ये भौतिकवाद नहीं बल्कि परमाणुवाद है। यह स्वतंत्र है और इसके अपने तर्क, महामारी, विज्ञान, तत्व मीमांसा, रूढ़िवादिता और नैतिकता है। हिंदू धर्म के 6 परमाणु में से वैशेषिक दर्शन केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वैशेषिक स्कूल से रिलेटेड पॉइंट है। वैशेषिक स्कूल से रिलेटेड पॉइंट है कि वैशेषिक स्कूल आध्यात्मिक पदार्थों, आत्मा और भगवान की वास्तविकता और क्रम के नियमों को स्वीकार करता है। यह भौतिकवाद नहीं है बल्कि परमाणुवाद है। यह स्वतंत्र है और इसके अपने तर्क, महामारी, विज्ञान, तत्व मीमांसा और रूढ़िवादिता और नैतिकता है। हिंदू धर्म के 6 परमाणु में से वैशेषिक दर्शन केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करता है। वैशेषिक दर्शन के ये टोटल 6 प्रमाण है, जिसमें प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थोपत्ति है, अनुपलब्धि, अभाव है। तो ये किससे संबंधित है, वैशेषिक दर्शन के ये टोटल 6 प्रमाण है, इनको याद कर लेना क्रम से। तो वैशेषिक दर्शन के कितने प्रमाण हैं प्यारे साथियों, कुल 6 प्रमाण है वैशेषिक दर्शन के, जिसमें पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है, तीसरा शब्द है, चौथा उपमान है, पांचवा अर्थोपत्ति है और छठा अनुपलब्धि या अभाव है। तो वैशेषिक दर्शन के टोटल 6 प्रमाण, जिसमें एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान, पांचवा अर्थोपत्ति, छठा अनुपलब्धि या अभाव है। तो इनको क्रम से याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, अदरवाइज क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे। न्याय दर्शन केवल वैशेषिक दर्शन के 4 प्रमाण मानता है, वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने 6 बता दिए, 4 बता दिए। देखो, यदि पेपर में आता है कि न्याय दर्शन के अनुसार वैशेषिक प्रमाण के टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो न्याय दर्शन के अनुसार वैशेषिक प्रमाण के टोटल 4 प्रकार, जिसमें एक प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है, तीसरा उपमान है, चौथा शब्द है। लेकिन डायरेक्टली पूछ ले कि वैशेषिक दर्शन के कितने प्रमाण हैं, तो वो टोटल 6 हैं, जिसमें पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है, तीसरा शब्द है, चौथा उपमान है, पांचवा अर्थोपत्ति है, छठा अनुपलब्धि या अभाव है। दोनों टाइप से क्वेश्चन बने तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं करनी।
वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन की 6 स्कूलों में से एक है। शब्द वैशेषिक शब्द विशेषता से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भेद या विशिष्ट या विशेषता या विशिष्टता। ठीक है, जो वैशेषिक शब्द है ना, वो विशेषा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भेद करना, विशिष्ट, विशेषता या विशिष्टता होना। वैशेषिक बहुवचन यथार्थवाद की एक प्रणाली है। जो वैशेषिक है ना, वो बहुवचन यथार्थवाद की एक प्रणाली है। यह भौतिक और तत्व मीमांसा की एक प्रणाली है। अनुभव की सभी वस्तुओं को 6 विभागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कौन कौन सा है? ध्रुव, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष और समवाय है। तो अनुभव की सभी वस्तुओं को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला ध्रुव है, दूसरा गुण है, तीसरा क्रम है, चौथा सामान्य है, पांचवा विशेष है और छठा समवाय है। तो इनको आप डायरेक्टली याद कर लेना प्यारे साथियों, आपको एज इट इज रट लेना, इनको समझने का कुछ नहीं है यहाँ पर। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य दोनों का बोध होना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से पता होना। प्रत्यक्ष का अर्थ आंतरिक और बाह्य दोनों के ज्ञान से है। यह संवेदी अंगों और मन के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष हमें संवेदी अंग, हमारे जो भी संवेदी अंग है और हमारा जो मन है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का ज्ञान हमें अपने संवेदी अंगों और अपने मन, इसके द्वारा प्राप्त होता है। अनुमान का अर्थ अनुमान जो अवलोकन और पिछले सत्य के आधार पर सत्य को स्वीकार करता है। अनुमान के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका, लेकिन पेपर में एक बार यह डेफिनेशन भी पूछा था कि जो अवलोकन और पिछले सत्य के आधार पर सत्य को स्वीकार करता है उसको आप क्या कहेंगे? तो जो अवलोकन और पिछले सत्य के आधार पर सत्य को स्वीकार करता है तो उसको हम अनुमान कहेंगे। ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। बौद्ध धर्म, अब ये धर्म है, धर्म सारे के सारे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। और ये समझो अब हमारी ये जो क्लास है वो द एंडिंग की कंडीशन में, अब समझने का कुछ नहीं, सारा सब कुछ रटने का बचा हुआ है। ठीक है, अब जो भी है, जितने भी धर्म है, जितने भी सारी चीज़ें, अब मोस्टली जो कंटेंट है वो सारा का सारा मेमोरेबल है, सारा का सारा याद करने वाला है, रटने वाला कंटेंट बचा हुआ है। जो अंडरस्टैंडिंग टाइप का था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको अपना माइंड सेट कर लेना है कि अब हमें मेमोरेबल पर फोकस करना है, हमें याद करने पर, रटने पर फोकस करना है। ठीक है, आज की हमारी क्लास इतनी होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे गजब फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मन को, चित्त को बिल्कुल शांत रखो और केवल पढ़ाई पर फोकस करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।